नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार की बात इसलिए क्योंकि वहां पर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है और इसके पीछे कई सारी वजह हैं। वजह सीबीआई भी है और वजह अंदर की जो राजनीति है, नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो दिल्ली से भी कनेक्ट हो रही है। तो इन सारी बातों का जिक्र करने वाले हैं। आरसीपी सिंह का भी जिक्र करने वाले हैं हम, और जिस तरह से सीबीआई ने छापेमारी की है उसका भी जिक्र करने वाले हैं। तो हमारे साथ आज संजीव त्रिवेदी जी जुड़े हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो संजीव जी, राजनीतिक जो हलचल मची हुई है और उसमें सबसे बड़ा सवाल जो 72 घंटे वाला निकलकर सामने आया है, जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि 72 घंटे का एक फरमान जारी किया गया है नीतीश कुमार की तरफ से अपने विधायकों को, और कहा गया है कि आप कहीं मत जाइए, पटना में ही रहिए। क्या वजह? हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ ये कि 72 घंटे का मामला है, लेकिन इस तरह के फरमान आप जानते हैं अंदर खाने दिए लिए जाते होंगे। कोई आधिकारिक बात तो ऐसे ही कही नहीं जाती है और जाहिर है कि इसको कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि भी नहीं करना चाह रहा। लेकिन कुछ चीज़ें हाल के दिनों में श्रृंखलाबद्ध तरीके से घटी हैं बिहार की राजनीति में, जो आपको ये सोचने को मजबूर करती हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं है क्या। देखिए, एक तो ये है कि एक अनईजी अलायंस है। अनईजी अलायंस बिहार में इसलिए कहूँगा क्योंकि जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा विधायक हैं उस पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने दावे बहुत आसानी से छोड़ देती है, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि महाराष्ट्र में सरकार इसीलिए चली गई क्योंकि उद्धव बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, फडणवीस बनेंगे। और भले ही सरकार चली जाए लेकिन इस बात को लेकर वो नहीं माने, और कांग्रेस और एनसीपी ने उद्धव का समर्थन किया और सरकार आज की तारीख में उद्धव की चल रही है। ठीक है, लेकिन ये मसला तो बिहार में घटित नहीं हुआ। नीतीश कुमार 40-45 विधायक आज की तारीख में, और फिर भी 78 विधायक वाले भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये बात तो है ही कि एक अनईजी अलायंस है। गाहे बगाहे आप कई विधायकों की बातें सुनते होंगे जो वो कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए और नीतीश जी को रिटायर हो जाना चाहिए। कुछ इस तरह की बातें अब तो मुखर रूप से कही जाने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ये बातें मालूम नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2015 में आप भी जानते हैं ऐसा वाकया हुआ कि धुर विरोधी कहे जाने वाले लालू और नीतीश एक हो गए और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी गई और सरकार भी बनाई गई। बाद में नीतीश कुमार पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और वहां उन्होंने वो सरकार तो पूरा किया ही, अगली दफा चुनाव भी लड़ा, जिसकी बात हम चर्चा कर रहे हैं कि उसमें उनके विधायक कम गए। अब ये सवाल उठता है कि आखिर आज की तारीख में ये जो अनईजी अलायंस है कि कम विधायकों वाली पार्टी के नीतीश मुखिया हैं, तो क्या ये अलग रास्ते तलाश रही है? क्या इफ्तार पार्टी से जो आरजेडी के साथ मेलजोल का सिलसिला लोगों के सामने आया है वो क्या सचमुच बहुत गंभीर है? 6 दिनों में 2-3 बार मुलाकातें और उसके बाद फिर एक दूसरे के खिलाफ जो मुखरता दिखती थी वो मुखरता कम गई है। अब देखिए, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं हिमांशु, कि पिछले दिनों सीबीआई की रेड हुई। आपने जैसा बताया अभी 17 जगहों पर रेड, और नौकरी के सवाल पर आप जमीन लेते थे। ये आरोप सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव पर लगाया जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे। उस वक्त का ये मामला है। 2008 की बात मैं बताता हूं आपको। 2008 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस वक्त यही शिकायत लेकर जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव, या तो वो अध्यक्ष रहे नहीं तो बड़े नेता रहे जेडीयू के, शिवानंद तिवारी, ललन सिंह जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, ये सब गए थे। मनमोहन सिंह से मुलाकात किया था उन्होंने। उस वक्त सरकार में थे लालू यादव, और कहा था कि देखिए, आपके रेल मंत्री जमीन लिखवाते हैं और इधर रेल में नौकरी देते हैं। यही आरोप उस वक्त जेडीयू की तरफ से लगाए गए थे। और जब पिछले दिनों रेड हुआ और नीतीश कुमार से पूछा गया कि साहब वो रेड हो रहा है, 17 जगहों पर रेड हो रहा है, तो जानते हैं नीतीश जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब तो सीबीआई ना बताएगा कि वो क्यों रेड कर रहा है, मैं कैसे बता सकता हूं। अब आप बताइए कि आप ही के दल के नेता उस वक्त तो प्रधानमंत्री के पास चले गए थे इस मामले को लेकर, और आज के डेट में आप इतना टोन डाउन हो गए, तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी को आप नाराज नहीं करना चाह रहे हैं क्या? क्या कुछ ऐसी बात तो नहीं है जिसमें कि आपने पिछले दिनों राज्यसभा जाने की बात कहीं ना कहीं
प्रकारांतर से, सीधे तौर पर तो नहीं, उन्होंने कह दिया था कि भाई आज तक मैं राज्यसभा में नहीं रह पाया हूं, तो कहीं उसकी बात तो नहीं हो रही है। अच्छा, राज्यसभा का जिक्र हो गया तो आरसीपी सिंह का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उनका भी जो कार्यकाल है वो अब खत्म हो रहा है। तो आशंकाएं ये भी हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जा रहे हैं वो, क्योंकि सुगबुगाहट इस बात की हो चली है कि अब नीतीश कुमार उनको भेजने के पक्ष में नहीं है राज्यसभा, और ऐसे में अगर वो राज्यसभा नहीं गए तो क्योंकि वो मंत्री भी हैं तो मंत्री पद भी जो है उनको गंवाना पड़ सकता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ लगाव नजर आ रहा है, क्या वहां पे क्या राजनीति नजर आ रही है? हिमांशु, किसकी बात आप कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह की। रामचंद्र प्रसाद सिंह एक ऐसे नेता हैं, पूर्व ब्यूरोक्रेट, आईएएस ऑफिसर, उत्तर प्रदेश काडर के, और वो आज से नहीं दशकों हो गए वो सहयोगी नीतीश के। उन्होंने नीतीश जी के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी बीच में और पॉलिटिक्स में आए, और फिर उन्होंने काफी करीबी कहे जाते हैं। बिल्कुल, पॉलिटिक्स जेडीयू की उन्होंने सजाया संवारा, और एक वक्त वो भी आया जब वो अध्यक्ष बनाए गए इस पार्टी के, और हम उनके बारे में कह रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा नहीं मिलने वाला है। और क्या हो गया इस बीच? नहीं, वो किसकी तरफ से मिलने जा रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। चर्चा तो इसी बात पार्टी आखिरकार जेडीयू के किसी नेता को क्यों देगी राज्यसभा, आप ही सोचिए। तो अगर नीतीश कुमार तो ये जो सुगबुगाहट है कि नीतीश कुमार इस पक्ष में अब नहीं है, हाँ, या उनको भेजा जाए, तो अगर वो नहीं भेजेंगे तो फिर भेजेगा कौन? तो क्या है ये वजह? सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जेडीयू के कोटे से एक मंत्री हैं। उन मंत्री का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है राज्यसभा का। अगर उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं दिया जाता है तो वो मंत्री कैसे रहेंगे? तो उन्हें राज्यसभा दिया जाना तो लाजमी है। अब प्रश्न ये उठता है, उन्हें राज्यसभा देने में ये दुविधा कैसी? हम बात क्यों कर रहे हैं? ये तो बहुत सामान्य तरीके से हो जाना चाहिए था। उन्हें तो जब उनसे पत्रकार पूछते हैं नीतीश कुमार जी से तो वो मुस्कुरा देते हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे क्या छिपा हुआ है? देखिए, नीतीश जी हैं, बहुत सी बातें कहते हैं और जितना कहते नहीं है उतना छुपा लेते हैं। उन्होंने पिछले दिनों हेगड़े साहब, अनिल हेगड़े, जो कि सहयोगी हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस के, उनको तो दिया और कहा कि ये पुराने समाजवादी नेता हैं। कर्नाटक से हैं हेगड़े साहब, बिहार से राज्यसभा होने दिया। लेकिन बिहार में इस तरह की संस्कृति रही है, देखिए, कि बाहर के लोग यहाँ से चुन के चले जाते हैं। मुझे याद है कि वो दौर भी था, मधु लिमये और उस वक्त कभी आई के गुजराल, यही से बिहार से चुन करके, तो उस तरह से होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है राज्यसभा से। और दूसरे राज्यों से तो लोग अमूमन जाया करते हैं। लेकिन जो केंद्र में मंत्री हैं उनके बारे में आप फैसले अभी तक नहीं ले पाए, और अनिल हेगड़े साहब का नाम आपने प्रस्तावित कर दिया। हालांकि वो बची हुई, वो राज्यसभा की जो किंग महेंद्र की मौत की वजह से खाली हुई थी, तो चलिए वो दोनों फैसले तो एक साथ सुनाए जा सकते थे। 24 मई की तारीख सामने है, पर्चा दाखिल किया जाना है, 31 मई तक का ही समय है। तो या तो आप उनको देने जा रहे हैं इसीलिए आप निश्चिंत हैं, या फिर नहीं देने जा रहे हैं, तभी तो आपने ये बात अभी तक जाहिर नहीं किया है। अभी तक तो जाहिर हो जानी चाहिए थी। और पिछले दिनों वो तस्वीर भी हम लोगों ने मीडिया में देखी है कि एक शादी समारोह में नीतीश भी बैठे हैं और इस तरफ आरसीपी सिंह भी बैठे हैं, लेकिन दोनों के बीच में अशोक चौधरी बैठे हैं, मंत्री हैं, कांग्रेस से जेडीयू में आए हैं। अभी ऐसा कोई हो नहीं सकता था, संभावना इस तरह की कि कभी ऐसा भी हो कि नीतीश और आरसीपी सिंह के बीच में कोई और बैठे। ऐसी स्थिति की कल्पना तो अच्छा, ये नहीं जो की जा सकती थी। बिहार की राजनीति में आने वाले जो 2 से 3 दिन हैं, ये बहुत निर्णायक भूमिका में रहने वाले हैं, क्योंकि हम 72 घंटे का जब जिक्र करते हैं, ये 72 तो घंटा। क्योंकि विधायकों से कहा गया है पटना में रहिए। पहली बात तो क्या अब तेजस्वी की पार्टी से कुछ बातें चल रही हैं या फिर कुछ सुगबुगाहट है, बीजेपी को छोड़ने की सुगबुगाहट है, इस पे भी 72 घंटे में फैसला हो जाना है। और राज्यसभा अगर टिकट देते हैं आरसीपी सिंह को, अगर नीतीश कुमार, तो ये भी तय हो जाएगा कि हाँ, अब वो सीधी टक्कर नहीं लेना चाहते मोदी सरकार में, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए। और अगर वो राज्यसभा नहीं गए आरजेडी के कोटे से, तो फिर कहीं ना कहीं एक टक्कर वाली बात हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आपस में एक टक्कर ले रहे हैं कि हमने नहीं भेजा, हमारे नेता थे, हमने नहीं भेजा, भले ही मंत्री जी रहे हो या ना रहे हो। चलिए एक एक करके संभावनाओं पर बात कर लेते हैं। 72 घंटे की बात आपने की, ये 72 घंटे जाहिर है, अगर ये सच है तो राज्यसभा की सीट तय करने के लिए नहीं है, क्योंकि इसकी बैठक हो चुकी है। ये कुछ अलग खिचड़ी पक रही है। हाँ, सभी विधायकों ने लिख करके दे दिया है कि नीतीश जी आप जैसा चाहें
वो आप कर ले। यानी कि अब गेंद पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी के पाले में है। वो किसको भेजना चाहते हैं, वो जो दूसरी सीट बन रही है जेडीयू की, उस पर आरसीपी सिंह को देते हैं या फिर किसी और को देते हैं। ठीक है। कई नाम भी चर्चा में आ गए हैं। आरसीपी को नहीं मिलेगा, ये बात भी सब लोग करीब करीब जान चुके हैं कि उनको नहीं भी मिल सकता है, और कुछ नए आदमी को मिल सकता है जो कि कुर्मी समाज से ही आते हैं, जिससे आरसीपी सिंह आते हैं और उसी ज़िले के हैं, नालंदा के, जहाँ से आरसीपी आते हैं। तो ये तमाम विकल्प तैयार भी कर लिए गए हैं और चर्चा में भी हैं। तब ये फैसला इन्हें करना है। दूसरा पेच है, और ये ज़्यादा अहम है और बीजेपी के साथ रिश्तों को परिभाषित करता है, कि जातीय जनगणना के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली जाती है और एक ही पाले में नीतीश और तेजस्वी नजर आते हैं। और पोस्टर भी लग गए, उसके पोस्टर भी लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं साथ में कि किस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी जो है वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है। लेकिन बीजेपी केंद्र सरकार पे निशाना है साफ तौर पे, ये आपकी वजह से नहीं हो रहा है। पर आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, हिमांशु, आज तक कभी विरोध नहीं किया जातीय जनगणना का। जातीय जनगणना का प्रस्ताव 2 बार बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद से पास हो चुका है और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव के सहयोग में वोट किया है। उसने उड़ीसा में भी पास हुआ है, वहां भी सहयोग किया है। पर यह सच है कि बहुत आगे बढ़कर के भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है जातीय जनगणना, क्योंकि उसकी जो राजनीति विचारधारा की है उसमें जातीय राजनीति का घालमेल सेट नहीं होता है, क्योंकि जातीय राजनीति वाले फ्रंट पर तेजस्वी और नीतीश ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो पिछले दिनों उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने कि मैं तो पटना से दिल्ली पैदल मार्च कर जाऊंगा, और तो उसके बाद उनकी मुलाकात नीतीश जी से हुई। नीतीश जी ने कहा अभी ठहर जाइए, हम बैठक करने वाले हैं। अब ये 27 तारीख को बैठक होने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। सभी दलों की बैठक होगी और ये बैठक नीतीश जी ने कहा है कि हम कैबिनेट से पारित करा लेंगे, और कैबिनेट पारित करेगी कि इस तरह से एक बैठक हो करके और उसके बाद ये जातीय जनगणना होना चाहिए। अब उस कैबिनेट में तो बीजेपी के मंत्री भी होंगे, तो बीजेपी के मंत्री विरोध तो नहीं करेंगे, वो तो सपोर्ट करेंगे जातीय जनगणना के मसले का, वरना तो कैबिनेट में ही विरोध हो जाएगा। तो फिर तो बड़ी बात हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी अगेंस्ट में है जातीय जनगणना के, ऐसे तो वो देखना नहीं चाहती है। पर प्रश्न ये है कि क्या इस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को आरजेडी और जेडीयू मिल करके बैकफुट पर ले रहे हैं, और अगर ऐसा ले रहे हैं तो क्या इन दोनों के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग बनने जा रही है जो कि सरकार के गठन में कन्वर्ट कर सकती है, जैसे कि 2015 में हुआ था। और अगर ऐसा है तो उसमें नीतीश कुमार का क्या फायदा है? नीतीश कुमार तो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं ही, कोई भारतीय जनता पार्टी उनसे पद छीन रही है, इस तरह की भी स्थिति नहीं है। लेकिन वो अब बड़े भाई की भूमिका जो उनकी हुआ करती थी वो अब क्या कम हो रही है? लेकिन अब हो गई है इन चुनाव के बाद। देखिए 2024 सामने है, तो 2024 के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी देखे या फिर छोटे भाई को बड़ा भाई का दर्जा दे रखा है बिहार में, इस बात को देखे और बिहार में अपनी सरकार गिरा ले। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करने जा रही है। आमतौर पे जो हम समझ सकते हैं, बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाती है। फिर भी नीतीश व्यग्र क्यों है? फिर भी नीतीश कुमार व्यग्र क्यों है? या फिर वो भारतीय जनता पार्टी को एक, जिसको कहते हैं ना कि हमेशा थोड़ी ऐसी पोजीशन में रखना चाहते हैं कि देखो साहब, आप अगर हमें परेशान करेंगे तो मैं अपने विकल्प के पास चला जाऊंगा, कॉम्प्रोमाइज वाली। हाँ, और इसीलिए उन्होंने जेडीयू के साथ भी राब्ता कायम कर रखा है। देखिए नीतीश कुमार की खासियत यह है कि वो अपनी सीमित ताकत का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल जानते हैं। भारतीय राजनीति में शायद ऐसे कम नेता हैं जो ताकत अगर कम है तो उस कम ताकत का सबसे बेहतर कितना इस्तेमाल हो सकता है वो करना जानते हैं। आज की तारीख में उनकी एक ऐसी यूनिक पोजीशन है कि वो जिस तरफ चले जाएंगे उस तरफ बिहार में सरकार बन जाएगी। बिहार में 40 लोकसभा सांसद है। प्रधानमंत्री मोदी कतई नहीं चाहेंगे कि बिहार में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए, फिर तो चुनाव लड़ने के वक्त वो विपक्ष में नजर आएंगे 2024 के। अब ये जो एक भय है वो इफ्तार में चले जाते हैं, जबकि अगले दिन अमित शाह का दौरा हो रहा होता है। आपको याद होगा 30 अप्रैल को यहाँ दिल्ली में बैठक थी मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की, और उसमें सभी मुख्यमंत्री आए, नीतीश कुमार नहीं आए। और उन्होंने जताना चाहा कि हम थोड़े दूर हैं क्या, लोगों ने यही इंटरप्रेट किया। लेकिन उस दिन वो चले गए, एक एथेनॉल के फैक्ट्री का उद्घाटन था, शाहनवाज हुसैन वहाँ के उद्योग मंत्री हैं बिहार के, और पूर्णिया चले गए और बोले देखिए बिहार में ये बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, इन्हीं के कार्यक्रम में तो मैं गया था। तो इस तरह से वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, मैनेजमेंट करना जानते हैं, जो मुझे लगता है
कि वहाँ की सरकार को फिलहाल कोई खतरा अतरा है नहीं। ये 72 घंटे की बात इस तरह से बहुत से शगुफे छोड़े जाते हैं बिहार की राजनीति माहौल बनाने की देखिए। कोशिश। हाँ, और जो दिखता है खासतौर पर बिहार में, ये मैंने देखा है कि नीतीश कुमार जो कह देते हैं उसके पीछे वो क्या करते हैं, ये दोनों का तारतम्य बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि अभी आपको उदाहरण मैंने दिया कि 2008 में इसी दल के लोग तो गए थे प्रधानमंत्री के पास और आज सीबीआई बताएगा, ये कहा जा रहा था। लेकिन एक बात जो आपने कही उसमें शायद दम हो कि इस पूरे प्रकरण में आरसीपी सिंह को राज्यसभा शायद अगर न मिले तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। उसमें पर्सनल एंगल है। उसमें पर्सनल एंगल ये है कि आरसीपी सिंह और जेडीयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार बहुत करीब हुआ करते थे और कभी कभी होता है ना कि क्लोजनेस जो है कंटेम्प्ट को ब्रीड करता है। इतने ज़्यादा करीब थे दोनों कि अध्यक्ष बना दिए गए। यहाँ उन्हें नेगोशिएट करना था ज़्यादा मंत्रियों, वो अपना टिकट लेकर चले आए, बाकी अब किसी ये का देखिए नहीं। इंप्रेशन है कि अपना तो उन्होंने कर लिया और उस तरह से उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। वो लड़ाई जो वहां पे और खटास देखिए, वाला एंगल। अब ये एक वजह है। बहुत से लोग होते हैं जो नेताओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, कुछ और वजह ही हुई होंगी जिनको हम और आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत आसानी से वो छोड़ देंगे आरसीपी को। एक शक उनको ये जरूर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने आरसीपी का इस्तेमाल करके मुझे तो कहीं कमजोर नहीं कर रही है। मेरा सपोर्ट बेस उसको कहीं हिलाना तो नहीं चाहती है। वो भी उसी जाति से आते हैं, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भले ही हमने क्रिएट किया है आरसीपी का, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमें डैमेज करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता हो जाएंगे। क्या ये एक डर है नीतीश कुमार के दिमाग में और क्या इसी वजह से कुछ हो सकता है गड़बड़? लेकिन नीतीश कुमार के लिए ये भी तो खतरा है कि अगर केंद्रीय मंत्री वो नहीं रहते हैं आरजेडी के कोटे से, तो ये भी तो एक कमी ही है। और क्या अगर आरसीपी सिंह अगर मान लीजिए कल को केंद्रीय मंत्री नहीं रहते हैं, राज्यसभा उनको नहीं भेजा जाता है, तो क्या जेडीयू किसी और को केंद्रीय मंत्री के तौर पर कहेगी कि वो नहीं है तो इनको रखिए हमारे कोटे से? जाहिर है वो कह सकते हैं, ये अधिकार तो उनका है कि वो किसे भेजते हैं यहाँ मंत्री बनाने के लिए, ये तो अधिकार उनका है। और अगर वो किसी को नहीं देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कह सकती है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप कह रहे थे कि उन्हें वो राज्यसभा दे सकती है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। फिर तो ये नाराजगी की बात हो जाएगी कि मैंने जिन्हें टिकट नहीं दिया उन्हें आप टिकट दे रहे हैं, तो क्या वो आपकी पार्टी के हैं? हाँ। आप मेरे नेता को लेके जा रहे हालांकि हैं। पिछले दिनों आरसीपी सिंह ने एक कार्यक्रम में बड़ी तारीफ की मोदी जी की, बहुत तारीफ की। अब आरसीपी सिंह मोदी जी की तारीफ कर रहे थे तो उसके बाद उन्होंने नीतीश जी की भी की। हाँ, नीतीश जी की भी कहा कि तारीफ ये कर रहे थे। समाजवादी पार्टी नेता, हाँ। समाजवादी विचारों के बड़े हाँ, नेता बड़े हैं। नेता, और ये हाँ। सच है। देखिए नीतीश जी की जो विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा, वो जिस स्कूल ऑफ थॉट से वो आते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत ज्यादा वो एक करीब होकर के राजनीति कर पाए। कहीं ना कहीं वो एक लाइन बना के आपने देखा होगा अलग रखते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक सोच, अपनी विचारधारा। अब ज्ञानवापी का ही सवाल आता है तो कहीं भी मुखर होकर के वो बोलते नजर नहीं आते। उनकी पार्टी नहीं बोलती है, भारतीय जनता पार्टी की लाइन नहीं लेती है वो। और वो हमेशा से उनकी जो ट्रेनिंग है वो जो ट्रेनिंग है वो समाजवादियों वाली ट्रेनिंग है। वो जॉर्ज फर्नांडिस के करीब रहे हैं, हालांकि उनसे बाद में दूर हो गए थे, या फिर कर्पूरी ठाकुर की लाइन रही है उनकी। तो वो दूसरी तरह से अपनी राजनीति देखते हैं। लालू प्रसाद के विरोध ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को साथ खड़ा किया हुआ है, पर अब तो वो 2015 के बाद वो चैप्टर भी खत्म हो गया है। लालू प्रसाद यादव का विरोध करते करते उसके साथ भी हो चुके हैं नीतीश कुमार। संभावनाएं खुली हुई हैं। पर आखिरी की जो 2 पॉइंट हम लोग बात कर सकते हैं वो यही है कि सरकार को खतरा भले न दिखता हो अभी, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि वहां पर जो व्यवस्था है वो गिर जाए। इसमें बहुत ज्यादा फायदा किसी का नहीं है, बिल्कुल। लाभ केवल तेजस्वी यादव का है और वो लाभ उन्हें क्यों दिया जाए इसकी बहुत बड़ी वजह नजर नहीं आती है। लेकिन आरसीपी सिंह जो स्टील मंत्री हैं केंद्र में और जिनसे बहुत ज्यादा खुश नीतीश नहीं है, हो सकता है कि ये संभावना बन रही है कि उनको शायद नीतीश कुमार इस बार पेट्रोनाइज नहीं करें, क्योंकि उनकी राजनीति कुछ नहीं है नीतीश जी के अलावा। ये साबित करने की भी कभी कभी वजह। अच्छा, एक छोटा सा कमेंट इस बात को लेकर कि क्या जातीय जनगणना सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है? चुनाव करीब आते देख, अब केंद्र के चुनाव आ रहे हैं या फिर इससे पहले बिहार के चुनाव आ रहे थे, जातीय जनगणना की बड़ी बातें होती हैं, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्या ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है या फिर राजनीतिक एक माहौल बनाने की कोशिश होती है कि हाँ जातीय जनगणना की बात कर लीजिए और एक माहौल बना दीजिए? देखिए जातीय जनगणना एक ऐसा सवाल है जो जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इन सबों की राजनीति को एक नया संबल दे सकती है, मजबूती दे सकती है। देखिए जातीय
राजनीति में ये सारे के सारे जो दल हैं ये मजबूत पड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी की जो आइडेंटिटी है उसे बदलने की पुरजोर कोशिश की गई है बीजेपी के मौजूदा नेताओं के द्वारा कि भाई वो अपर कास्ट की पार्टी नहीं है, जो ओबीसी के चेहरे हैं, एससी एसटी के चेहरे हैं, उनको आगे लाया गया है और बहुत कॉन्शियसली ये किया गया है। लेकिन एक मूल बात जो है वो ये है कि जातीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पड़ना नहीं चाहती है। लेकिन अगर जातीय राजनीति की बात करें तो खुलकर जातीय राजनीति करके आरजेडी और जेडीयू हमेशा फायदे में रहते हैं। ये एक द्वंद्व है बिहार की राजनीति में, इसलिए बार बार आरजेडी और जेडीयू जातीय राजनीति को तो हवा देते हैं और जातीय जनगणना की बात करते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि 50% से ज्यादा वहां आरक्षण की जरूरत है। बिहार जैसे राज्य में और पूरे देश में जातीय जनगणना कराइए, वहां 50% जो आज सीलिंग लगी हुई है इंदिरा साहनी जजमेंट के जरिए रिजर्वेशन को, वो सीलिंग टूटनी चाहिए, आगे भी डिमांड है। तो जातीय जनगणना को मंडल की राजनीति में कन्वर्ट करके राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी राजनीति बनाई जाए और कमंडल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। तो ये जो एक द्वंद्व है ये चलता रहता है। कमंडल वाली राजनीति फिर से ज्ञानवापी और तमाम वो तो तरह शुरू की, हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी इन प्रिंसिपल विरोध नहीं करती है जातीय जनगणना की, लेकिन वो इस फेवर में नहीं रहती है कि जातीय राजनीति जो है वो एक रूप धारण कर ले, क्योंकि वो फिर स्थानीय जो दल होते हैं, जो रीजनल पार्टीज होती हैं, उनको सूट करती हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, या फिर छोटे छोटे तमाम वैसे जो दल होते हैं। तो ये द्वंद्व तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच है और आरजेडी को इसका फायदा होता है या नहीं होता है देखना यह है। आज हम लोग यही कह सकते हैं कि इसका शायद फायदा फिलहाल कम से कम ना हो। आरसीपी का क्या होगा ये बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ये जो 72 घंटे का खेल है इसे समझाने के लिए। हालांकि 72 घंटे में क्या होगा, राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई कह नहीं सकता, और ऐसे में देखना होगा कि क्या होगा। और बिहार की राजनीति को लेकर हमारे दर्शक क्या सोचते हैं वो भी अपने कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। उनकी बात को भी हम अगली चर्चा में इंक्लूड जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ 24 के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।